क्लास 12 पास के बाद चाचा भी हमेशा बोलता था चौथा नौकरी हो बड़ा नौकरी हो, नौकरी को छोड़ना नहीं है। तो मैं 12 पास के बाद जॉब ढूंढना शुरू किया। तो स्ट्रगल का बहुत ही अलग अलग रूप होता है एंड इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन। जब मेरा माँ जिसको हम बहुत प्यार करता है उसका डेथ का टाइम में उसको डेड बॉडी को दफनाने का बाद हम एग्ज़ाम देके पास कर सकते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते या हम फेस नहीं कर सकते। Hello and welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show Season 6, co-powered by Proveda Herbal India, hospitality partner Hotel Bips, beauty partner New Look Unisex Salon, and media partners Arun Bhumi, Arunachal West News, The Spark News, and MPL News Live. Today we have with us SP Longding and the State Awardee for Meritorious Public Services 2022, Dekyu Gumja sir. Hello sir. हाय मैम। हेलो, वेलकम टू द टाइसन टॉक शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता पाएंगे? थोड़ा आप कहाँ से हो, योर चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग? यस ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा। आई एम देक्यो गुमजा। मेरा बस्ती का नाम है सेरा तपापू एंड सेरा तपापू इज़ 28 किलोमीटर फ्रॉम दापोरिजो। इट इज़ इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे से मैं बिलोंग करता हूँ। और बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैं सरातपापू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से शुरू किया हूँ। क्लास 1 से क्लास 7 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया है। और क्लास 8 में मैं सीपी, अभी सेकेंडरी स्कूल है, उस समय में मिडिल स्कूल था, तो सीपी सेकेंडरी स्कूल जो कि दापोरिजो से 14 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे मैंने क्लास 8 का पढ़ाई किया। और क्लास 8 वहाँ पढ़ाई करने का एक कारण आपको जस्ट बता दो जी सर। कि क्लास 7 तक पर टीचर 2 टीचर था। गवर्नमेंट एमई स्कूल था, पर उसमें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टीचर था, एक RL यादव सर जी और मेरा खुद चाचा तलवी सेरा था। तो एक हिंदी पढ़ाता था और एक अंग्रेजी इंग्लिश। तो बाकी सब्जेक्ट का पढ़ाने के लिए टीचर नहीं था। तो क्लास 8 जो उस समय में बोर्ड एग्ज़ाम होता था, तो मेरा चाचा चाहता था कि बोर्ड एग्ज़ाम कम से कम मैं अच्छा से अपियर करूँ। तो इसलिए उसने बोला कि आप सीपी में कम से कम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल होने से भी वहाँ पे बेटर टीचर है, और टीचर कम से कम वहाँ में उस समय में 7 to 9 जैसे टीचर था, 7-8 लोग था। तो वहाँ पे मैं भर्ती कराया। तो क्लास 8 मैंने सीपी सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई किया। फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने दापोरिजो से पढ़ाई किया 9 से 12। फिर 12 पास होने के बाद देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। फिर RGU में MA पॉलिटिकल साइंस। ये है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सुन के तो आई एम सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि जो आपका अंदर जो जोश था कि आपको अच्छे से पढ़ना है एंड इवन टीचर्स का कमी का बाद भी यू फॉट फॉर इट, अपना एजुकेशन के लिए फ़ाइट किया, आगे गया। तो सर, आपको ऐसा क्या चीज़ आपका लाइफ में हर रोज़ मोटिवेट करता रहा कि यू हैव टू गो फॉर इट एंड परस्यू योर एजुकेशन फर्दर? मेरा माँ हमेशा ये बोलता था कि मैं एक्चुअली बचपन में बहुत बीमार हुआ करता था। तो मेरा माँ जो बहुत स्ट्रगल करके हमको बड़ा किया, तो उसने हमेशा ये बोलता था कि ये बच्चा को मैंने बहुत स्ट्रगल, बहुत तकलीफ़ लेके पाला है। तो उसका एक सपना था कि मैं बड़ा होके कुछ ना कुछ मतलब अपना पहचान बना पाएगा। तो ये नहीं कि कोई ऑफिसर बनेगा या कोई बड़ा आदमी बनेगा, ऐसा उनका उतना सपना नहीं था। लेकिन उनका ये ज़रूर सोच था कि ये जाके कोई अच्छा आदमी और अपना पहचान बनाएगा जी। तो अकॉर्डिंगली मेरा मन में ये था कि हम इतना अगर हम्बल बैकग्राउंड से, हम क्लास 1 से, हमारा समय में नर्सरी क्लास नहीं था, क्लास 1 से स्टार्ट होता था क्लास। जो क्लास 1 से जब हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, फिर मेरा मार्क्स भी हमेशा अच्छा आता था गवर्नमेंट स्कूल में होने से भी। तो मेरा मन में ऐसा था कि मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल से इतना अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है तो आगे जाके मुझे जैसे भी कोई ऑफिसर्स, कोई एक पहचान वाला नौकरी करना है, तो उसके लिए मेहनत करना है, और मेहनत का सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं है। तो वही सोच ने मोटिवेट किया कि आगे जाके जितना भी हो
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, मुझे मेहनत करना है और एक्सेल करना है। बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहा है, बाकी अच्छा बैकग्राउंड से होके मेहनत कर रहा है, तो उनके साथ कम्पीट करना है। तो वो हमेशा मोटिवेट करता रहा। जी सर, जी सर। सर हम लोग को जैसे पता है, आई मीन मुझे जैसे पता है, बहुत सारा को पता नहीं होगा, लेकिन आप SGPU आपको मिलने से पहले यू वर ऑल्सो अ जूनियर टीचर, और भी आप बहुत सारा जॉब्स और सर्विसेज में था। उसके बारे में आप थोड़ा व्यूवर्स को बता दीजिए। एक्चुअली मैं क्लास 12 पास होने के बाद, क्योंकि मेरा घर में चाचा जो एक टीचर है, तो वो हम लोग का घर का पूरा घर का बैकग्राउंड है तो तालुई सेरा। तो मेरा 3 भाई है, तो हम लोग तीनों भाई पूरा चाचा का सहारा से ही पढ़ाई करता था। तो चाचा स्कूलिंग का फीस एवरीथिंग भरता था। तो क्लास 12 पास के बाद चाचा भी हमेशा बोलता था चौथा नौकरी हो, बड़ा नौकरी हो, नौकरी को छोड़ना नहीं है। तो मैं 12 पास के बाद जॉब ढूंढना शुरू किया। तो 12 पास के बाद मैं एग्ज़ाम दिया, एक MG नरेगा आजकल बस्ती में जो जॉब कार्ड लेके काम करता है, तो उसका कुछ पोस्ट निकला था ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो क्लास 12 पास होने के बाद मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम दिया तो मैं एक्चुअली वेटिंग लिस्ट हो गया था, तो नहीं मिला, बल्कि कॉलेज कंटिन्यू कर रहा था। तो 1 महीना का बाद, रिजल्ट का 1 महीना का बाद वो एग्ज़ाम को DC उस समय में दापुरे जो का ओनित पन्यांग जी था जी। तो उन्होंने वो एग्ज़ाम में एनोमलीज हुआ है बोल के दोबारा एग्ज़ाम का आंसर स्क्रिप्ट को चेक किया, तो मेरा नाम जो वहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। तो अकॉर्डिंगली हमने वो जस्ट पर टाइम का था जो 4000 पर मंथ मिलता था, तो वो ज्वाइन किया। फर्स्ट वो मेरा लाइफ का फर्स्ट जॉब है क्लास 12 पास के बाद। तो वो ज्वाइन करते करते मैं मतलब कॉलेज का अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। इसके बाद जब MA पास होने के बाद 2010 आई थिंक मैं JT रेगुलर टीचर का इंटरव्यू दिया। फिर इसके बाद तो साथ साथ में उसी साल में मैंने सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो JT का जो निकल गया, मतलब रिजल्ट निकला, तो उसमें मैं सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होके मैं कानूबरी में ज्वाइन किया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कानूबरी, जो अभी लॉन्गडिंग में पढ़ता है, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। उस समय में तिराप में हुआ करता था। तो वो मेरा फर्स्ट रेगुलर जॉब है जो जूनियर टीचर। तो जो उसको जब हम कर रहा था 2 महीना जैसे मैंने वो जॉब ज्वाइन किया हुआ था, तो उस समय में फिर वो जो टीचर ऐसा सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट है वो निकला। फिर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैं फिर बाद में थाना में जाके रिपोर्ट करना पड़ा कि मैं सब इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी टीचर रेगुलर टीचर का रूप में काम कर रहा है। तो मेरा ये जजमेंट था कि सब इंस्पेक्टर पुलिस जॉब जो मैं पसंद ज़रूर हूँ, लेकिन आने वाला समय में मेरा ना हम टीचर में रहेंगे या ना सब इंस्पेक्टर में रहेंगे। मेरा अंदर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ये आशा था कि हम कम से जैसे भी हो एक बार APCS एग्ज़ाम देगा या UPSC एग्ज़ाम देगा, तो बेटर जो पोस्ट है या एग्ज़ाम है वो क्रैक करेगा बोल के। तो उसी के लिए ये टीचर जो ज़्यादा मतलब आपको टाइम देता है, स्पेस देता है और पढ़ाई का में टच रखता है, तो इसलिए मैंने जूनियर टीचर को सिलेक्शन किया। फ्यूचर के बारे में हाँ ऐसा सोच के फिर मैं टीचर में नहीं रहा। फिर दोबारा 2012 में CDPO का एग्ज़ाम दिया, APCS एग्ज़ाम दिया, तो उसमें CDPO मिल गया। फिर 2016 में फाइनली अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो DSP का रूप में APCS में भर्ती हुआ जी। ये है। तो सर आपने पहले एक बार APCS क्रैक कर चुका 2012 में, एंड देन आपने जैसे बताया कि आपको CDPO का पोस्ट भी मिल चुका था। तो ऑलरेडी क्रैक करने के बाद में आपने 2016 में फिर से APCS को अटेम्प्ट किया, एंड देन यू गॉट द सिलेक्शन एज DSP डायरेक्टली। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं हमें कि ऐसा अंदर में आपके साथ में क्या था? बिकॉज आपका तो सपना APCS क्लियर करने का था, जिसको आपने कर दिया, लेकिन वाज देयर समथिंग एल्स अंदर में कि हमको पुलिस फोर्स से ज्वाइन करना था? सबसे पहले इसमें आपको मैं बता दूं कि मैं 2010 में भी वाइवा तक क्वालिफाई हुआ था। फर्स्ट मेरा APCS अटेम्प्ट जो 2010 बैच का था, तो वहाँ पे वाइवा में मैं के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा दिल में बहुत हर्ट हुआ कि सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो मैंने RTI वगैरह किया था, करके अपना आंसर स्क्रिप्ट और दोस्त लोग जो सिलेक्शन हुआ है उनका आंसर स्क्रिप्ट वगैरह निकला। तो बाद में आंसर स्क्रिप्ट में ये पाया गया कि एवोल्यूशन शीट में मेरा
एक पेज का आंसर को मार्क्स नहीं अवार्ड नहीं किया। वो 10 मार्क का था, तो वो रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड्स है, मेरे पास है, लेकिन मैंने उसको परस्यू नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचा मेरा जो प्रिपरेशन में है, मैं नेगेटिव इम्पैक्ट भरेगा और आने वाला समय में मेरा खुद का एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए, और प्लस मुझे भगवान या कोई इंसान कोई पहचानता नहीं है हमको, तो कब तक हमको डिप्राइव करेगा, ये सोच लेके हम अपना अच्छा प्रिपरेशन करेगा तो जैसे भी हो हम आने वाला समय में या टॉपर्स होगा या तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में तो आएगा। ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट के बाद अगर नहीं होता है तो देन अलग बात है बोल के मैंने 2012 में, जैसे आपने अभी मेंशन किया, फिर अटैम्प्ट किया 2000, तो उसमें CDPO का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन DSP में जाने का मेरा सोच तब आया जब CDPO में होने के बाद बहुत सारा दोस्त लोग बोला कि आप फिजिकली पुलिस के लिए फिट है और इंटीग्रेट में जाने से जैसे CO या DSP में जाने से और बेटर होना था। तो मेरा मन में भी ये था कि हाँ, कैरियर प्रोस्पेक्ट तो उसमें थोड़ा बेटर हो सकता है, तो ज़रूर मैं FPCS क्रैक। बाद में ज़िंदगी में ये नहीं बोलना है कि मैंने ट्राई नहीं किया था, सिविल सर्विस के लिए ट्राई नहीं किया था या पुलिस सर्विस के लिए ट्राई नहीं किया था। तो ऐसा नहीं होने के लिए सोच के मैं फिर मन लगा के फिर सोचा कि दोबारा एक बार फाइनल ट्राई करेंगे। तो अकॉर्डिंगली 2016 को ट्राई किया तो DSP मिल गया। तो उसमें जॉब होने का बाद ट्राई करने का सिंपल सा रीज़न है, हमको और मतलब अपना आपको इम्प्रूव करना था, अपग्रेड करना था और बेटर बनाना था, और थोड़ा सा बेटर पोजीशन में होने से और बेटर तरीक़ा से सर्व करने का मिलेगा, वही सोच लेके मैंने मतलब दोबारा ट्राई किया। जी सर। तो ये सर, आपने जैसे बताया कि आपका जर्नी बहुत ही ज़्यादा लंबा था यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपके लिए पर्सनली। उस टाइम में ऐसा कोई सपोर्टर आपका जो हर रोज़ ही और शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू, कोई भी मतलब वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया और बहुत ही ज़्यादा पुश किया अपना सपना को पाने के लिए? सक्सेस का पीछे, हर सक्सेस का पीछे काफ़ी लोग होता है। कोई लोग कहता है कि मतलब जैसे एक इंसान दो, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी लोग होता है, खुद भी बहुत मेहनत करना होता है। मेरा सक्सेस के पीछे परिवार है, मेरा स्पेशली चाचा जो तालीसरा जो टीचर है, तो उसका काफ़ी रोल हुआ जिस तरीक़ा से वो मतलब डिसिप्लिन सिखाया है और एवरी मेरा मतलब जो इकोनॉमिक बर्डन उठाया है, तो उसके साथ साथ में फिर बाकी जो भाई लोग, फैमिली मेम्बर्स लोग तकलीफ़ नहीं देके रखा है, कोई भी काम वगैरह मतलब अननेसेसरी माइंड को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला ऐसा कोई मतलब डिस्टरबेंस नहीं था। तो ये चाचा ही मेन बैकबोन था। और दूसरा जो मेरा माँ का जो स्ट्रगल है, जो हम माँ का साथ जब बैठते समय में वो प्राइमरी लेवल में जब साथ में बैठा था, तो उसका जो स्ट्रगल है वो बहुत इंस्पायर किया। जैसे कि वो उसका मेहनत ऐसे था कि एवरी मतलब मॉर्निंग को उठेगा, सुबह कम से कम 3 या 4 बजे उठेगा, जागेगा, उसके बाद फिर अपना खाने पीने के लिए पूरा प्रिपरेशन करेगा, फिर 5 बजे तक खेती के लिए चला जाएगा, फिर रात का 6-7 बजे वापस आके फिर वही सेम काम। और जब भी वो खाना खाता है या कुछ करता है तो पीठ में हमको लेके मतलब उनका काम करना होता था। और कभी ऐसा अकेला बिना प्रॉब्लम्स का कभी काम नहीं किया। तो उसको देख के मेरा मन में ऐसा, जब मेरा माँ इतना स्ट्रगल करके और इतना खुशी से, तब भी वो कभी कंप्लेन नहीं करता लाइफ से, ना कंप्लेन, ना किसी से कोई प्रॉब्लम्स, तो वो बहुत मोटिवेट किया। तो हम अपना आप को, जब हमको जैसे इवन रेंट में बैठ रहा है या किसी भैया का घर में बैठ रहा है, किसी सही ढंग का कमरा में तो बैठने को मिल रहा है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को मैं देखता था। तो माँ का वो कंपैरिजन में तो मतलब आई एम इन ए बेटर पोजीशन हमेशा सोचता था। तो माँ का तकलीफ़ से तो मेरा तकलीफ़ बहुत कम है। तो जैसे अभी हम कहीं टेम्पो भाड़ा नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैदल चल लेगा या टेम्पो में जैसे तैसे एडजस्ट कर लेगा किसी दोस्त से, तो वो प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन मेरा महालू का सुबह से शाम तक खेती करना, बच्चा को पीठ में बुक के अपना घर का खाना पकाना या दान कूदना, एवरी डोमेस्टिक काम को करना, या बीमार होने से उल्टा वो खेती जाता है। तो ये बोलता है कि मेडिकल नहीं जाके खेती जाने से मतलब बीमार ठीक होता है। तो उन लोग का ऐसा सोच विचार था। तो वो सब को देख के मैं मतलब अपना आप को ऐसे मोटिवेशन रखता था कि मतलब हम जो
स्ट्रगल करने के लिए ही पैदा हुआ है, और अभी हम जब माँ का स्ट्रगल से इंस्पायर होके हम अच्छा उल्टा अपना अच्छा पोजीशन में है, तो इससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वही सोच विचार मोटिवेशन जो आगे ले गया, जी सर। और सच में वो माँ का और चाचा लोग का आशीर्वाद से जो आज जो है वही है। जी सर। सर आई एम वेरी सॉरी कि हमें पता चला कि यू ऑल्सो लॉस्ट योर मदर व्हेन यू वर परस्यूइंग योर मास्टर्स इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। सो आई फील कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं। सो आई डोंट नो द इमोशंस दैट यू वेंट थ्रू। आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आप उसको कैसे कोप अप किए वो लॉस को? ये इंसिडेंट ऐसे हुआ, थोड़ा सा डिटेल आपको मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। जी। 2009 को जब मैं फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा था, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा था एमए का, तो मेरा माँ उससे पहले कुछ महीना पहले कैंसर डिटेक्ट किया गया था। तो घर में माँ का मतलब बहुत बुरा हाल है, हमको पता था, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है बोल के घर वाला लोग ने हमको अपडेट नहीं दिया। तो उन लोग सोचा कि एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो भी खबर है दे देंगे। लेकिन फाइनल सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले दो दिन पहले पूरा 4 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दे चुका था। लास्ट सब्जेक्ट बचा था फाइनल सेमेस्टर का, तो लास्ट सब्जेक्ट में जस्ट 2 दिन बचा देने के लिए। तो उस समय में कॉल आया इवनिंग का अराउंड 4-5 PM को। तो घर वाला फिर नहीं रोक सका, फिर माँ मतलब अभी उसका हेल्थ ख़राब है, फिर उसको अगर वो कहीं गुजर जाएगा तो नहीं खबर नहीं बताएगा तो फिर वो भी तो नहीं होगा, एग्ज़ाम होने से भी जैसे भी बताना पड़ेगा। और उन लोगों को भी पता है हम माँ का साथ कितना मतलब अटैच है। तो उन लोग ने मतलब हिम्मत करके फिर बताया हमको कि माँ का अभी और उसका रहना सांस लेना मुश्किल है। तो बताया, तो मैं शाम को अराउंड उसको सुन के 5 बजे सुन के 6-7 बजे एक बाइक मैनेज करके, मेरा एक दोस्त है तालुक सिगा, जो कि मेरा बहुत बचपन का दोस्त है और अभी तक का भी बेस्ट फ्रेंड है। तो उनको बताया कि मेरा ऐसे कंडीशन है, माँ बस्ती में अभी और सांस लेने नहीं सकेगा और उनका मरना तय है। तो मेरा एग्ज़ाम भी परसों नरसों है, फाइनल सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम परसों नरसों है, बाकी एग्ज़ाम तो चला गया। तो मैं बताने का साथ साथ वो दोस्त जो बोलता है ठीक है दोस्त हम साथ देगा, हम दोनों अभी निकलता है। तो वो बाइक लेके आ गया, तो हम दोनों रात भर जर्नी किया आरजीयू से दापोरिजो से फिर मेरा बस्ती सरातपा जहाँ मेरा माँ था। तो रास्ता में 2-3 कलवर्ट में हम दोनों थोड़ा सा नेप लिया, मतलब पावर नेप लिया सो के सुबह वहाँ सुबह करीब हम लोग 8 बजे, उस समय में रास्ता भी बहुत ख़राब था दापोरिजो का, करीब 8 बजे पहुँचा बस्ती में। तो पहुँचने के साथ साथ माँ ऑलमोस्ट पहले से डेड था, लेकिन लास्ट फाइनल जब हम हग किया तो उसमें वो मतलब लास्ट ब्रेथ आखिरी सांस लिया। तो वो लेने के बाद फिर नेक्स्ट दिन जिस सुबह मरा है, तो उसी दिन मतलब वो लोग फैमिली लोग बोल रहा था कि दफनाना है ना क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो वो सबसे मेरा लाइफ का टफेस्ट पेज रहा, मतलब टफेस्ट डिसीजन और टफेस्ट पेज रहा, क्योंकि हमारा जो नियम में तगिन जो नियम में ये बोलता है कि अगर किसी का डेड बॉडी दफना दिया तो उसके बाद आप कम से कम 5 to 10 डेज जैसा रहना है घर में। तो कोई नदी के नाला क्रॉस करके नहीं जाना है, दूर जगह नहीं जाना है जो डेड बॉडी उठाया है। तो ऐसा नियम था। तो मुझे ये वो लोग बोला कि आप माँ का वो लास्ट राइट अटेंड करो, लेकिन वो बॉडी को नहीं उठाना है। लेकिन तो बहुत हम सोचने के बाद में हम डिसाइड किया हम बॉडी को उठा के नेक्स्ट दिन में हम लोग ने बॉडी को उठाया, फिर दफना दिया। उसमें ये हम फाइनली ये सोचा कि अभी मेरा माँ का कारण से हम बॉडी को डाल दिया, माँ का कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाया बोलने से मेरा माँ का आत्मा कभी शांति नहीं होगा, वो कभी उसका लास्ट जर्नी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मेरा बेटा जिसके लिए हम बहुत जीत और मेहनत किया, तो वो मेरा कारण से वो उनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया। तो ऐसा सोच के मैं बहुत हिम्मत जता के, और जो ये रिचुअल्स था कि 10 दिन या 5 दिन बाहर नहीं जाना, सब रिचुअल्स को तोड़ के मैं
जैसे ही 12 बजे को माँ को डाला, 1 बजे मैं घर से मूव किया, वो दोस्त को लेके, वो मेरा दोस्त तलोक से गया, तो उसके साथ मूव करके सीधा मैं मतलब आरजू वापस आ गया। तो आरजू पहुंचने का साथ साथ सुबह हम पहुंचा, दिन का 2 बजे एग्ज़ाम था, तो सुबह पहुंच के मैं सोया, सो के फिर 2 बजे एग्ज़ाम अटेंड किया। तो एक अच्छा चीज़ उसमें ये है कि वो सब घटना होने के बाद एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छा से दिया। और क्योंकि एग्ज़ाम मेरा एक आदत है कि पहले से एग्ज़ाम से पहले कुछ पूरा पढ़ाई वगैरह ऑलमोस्ट ख़त्म करता है मेरा सिलेबस को, एग्ज़ाम में थोड़ा सा रिव्यू करके जाना होता है। तो मैं पढ़ाई का तो पूरा पार्ट कर लिया था, तो उस समय रिव्यू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जैसे घुसते में पूरा एग्ज़ाम क्वेश्चन अच्छा से, जो बिफोर माँ का डेट से पहले जो एग्ज़ाम दिया उसका मार्क्स और माँ के डेट का बाद जो एग्ज़ाम दिया मार्क्स, जो एकदम सेम इक्वल मार्क्स आए। तो वो मार्कशीट को देखने के बाद मेरा दिल में इतना मोटिवेशन आया है कि मतलब अभी हम अपना आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करता है कि जब भी प्रॉब्लम्स कुछ आने से, जब मेरा माँ जिसको हम बहुत प्यार करता है उसका डेट का टाइम में उसको डेड बॉडी को दफनाने का बाद हम एग्ज़ाम देके पास कर सकता है, तो दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकता या हम फेस नहीं कर सकता है। दैट मतलब वो एक फीलिंग्स, दैट कॉन्फिडेंस जो ना अभी भी मतलब कोई भी सिचुएशन में होने से हम हमेशा वो चीज़ को याद करता है और हमेशा हम कॉन्फिडेंटली स्माइल लेके और जो भी प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा दिखाता नहीं है, अपना आप में रखता है और अपना आप में एक कॉन्फिडेंटली हैंडल करता है। तो वो बहुत बड़ा मतलब एक मोटिवेशन का फैक्टर रहा और बहुत बड़ा दिल को मतलब ताकत देने वाला फैक्टर वो घटना रहा। सर, आई एम वेरी श्योर कि आपका फैमिली एंड योर मदर, शी मस्ट हैव बीन सो प्राउड ऑफ यू टू सी यू हियर टुडे। थैंक यू मैम। सर, आई एम सो हैप्पी कि आप ये सब बात हम लोग को शेयर कर पाए, स्पेशली आपका ये जो लॉस का जर्नी है, बिकॉज इट्स सो हार्ड कि ये सब चीज़ को पब्लिक में बताना। और क्यों बताना, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर यंग जनरेशन इसके बारे में सुनेगा, इसको पहचानेगा, तभी वो लोग चीज़ को पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रगल का बहुत ही अलग अलग रूप होता है, एंड इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन। सो कुडोस टू यू सर। आई नो कि आपका फैमिली और माँ भी बहुत ही ज़्यादा आपको प्राउड होगा आज यहाँ देख के आपको। थैंक यू सो मच। Sir, we are going to take a small Nigla coffee break now, and we are going to watch our sponsors ad. Nigla Healthcare, a state-of-art hospital with motto of quality, accessibility and affordable, which is located at Lekhi Village behind Kia showroom. At present, hospital is 20-bedded, comprising of 12 well-designed AC cabin, 6 ICU bed and 2 HDU bed with sophisticated and modern medical equipments and instruments to handle all emergency and critical patients, including एक्साइटिंग क्वेश्चन सर। तो सर आपका जो सर्विस अभी तक सर्विस का लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग केसेस जो हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। वी गॉट टू नो कि एक ATM रॉबरी केस हुआ था, उसके बारे में आप बता पाएंगे थोड़ा सा? यस, नाहरलगुन में जब मैं SDPO था तो उस समय 2022 का जुलाई मंथ्स में
जो कोंकर नाला हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने में एक एटीएम रॉबरी केस हुआ था। तो वो रॉबरी केस जो अरुणाचल का जो क्राइम का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा जो ऑर्गेनाइज्ड वे में एटीएम को लूटा गया है। उससे पहले अरुणाचल में जो एटीएम तोड़ा है, लेकिन वो लोग जस्ट मिसक्रिएंट था, ऑर्गेनाइज वे में नहीं लूटा है। मतलब उन लोग ने जैसे मशीन को तोड़ने की कोशिश किया या उठाने की कोशिश किया, जलाने की कोशिश किया, वो ट्राई किया, लेकिन उनको पता नहीं था कि मशीन कैसे खोला जाता है। टेक्निकली मतलब वो लोग साउंड नहीं था और ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन जो कोंकर नाला हायर सेकेंडरी स्कूल का सामने में जो एटीएम था जिसको लूटा था 2022 में, वो जो वेल ट्रेंड एकदम स्किलफुल तरीक़ा से उसको लूटा है। पूरा कटर का गैस कटर यूज़ करके जहाँ से कटना चाहिए वहाँ से कटा। और सिग्नल एटीएम को अब छूने से एक होता है कि वो उसका मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, कंट्रोल रूम रहता है, तो वो सायरन बजता है वो कंट्रोल रूम में को, तो उसका तहत हम लोग को पता चलता है कि एटीएम में कुछ हुआ है, तो जाके हम लोग पकड़ लेता है या उसको आराम से देख लेता है। तो वो वाला एटीएम जो रॉबरी वाला केस में सायरन भी नहीं, सायरन को भी वो कैसे स्किप करना है उतना तक भी वो लोग ने टेक्निकली साउंड प्लान करके आया था। तो वो आके 11 लाख का करीब मतलब लूट के ले गया। तो यस, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग मतलब ये जो एक्सपीरियंस रहा वो केस में। तो वो हमारा जो नाहरलगुन सब डिवीज़न का पूरा टीम जो उस समय में ओसी इंस्पेक्टर यांगपो साहब था, किक्सी यांगपो, और सुशांत सौरभजा सब इंस्पेक्टर, और इसके बाद हम लोग का पूरा टीम था। हम लोग टीम ने जाके पूरा अच्छा तरीक़ा से किया। तो बाद में पता चला कि वो एटीएम को रॉबरी करने में इंटर स्टेट रॉबर्स था, जो टेक्निकली एक्सपर्ट वाला फर्स्ट टाइम अरुणाचल में वो लोग ट्राई कर रहा था। वो बिलोंग करता था 2 लोग जो न्यू मेवात हरियाणा से, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर में पड़ता है न्यू मेवात। तो हम लोग ने कम से कम 10-11 लोग को पकड़ा। तो न्यू मेवात और राजस्थान से कम 3 या 4 लोग पकड़ा। तो वो लोग ऑलमोस्ट मतलब ट्रेन वाला जो चोर ऑर्गेनाइज वाला था। तो अगर उसको हम लोग नहीं पकड़ता तो मेरा ख्याल से आज वहाँ का और बाकी गैंग, क्योंकि न्यू मेवात का वो जो एटीएम रॉबरी बहुत फेमस है, अक्रॉस द इंडिया वो लोग करता है। अरुणाचल का काफ़ी सारा एटीएम्स को वो लोग रॉब करना था और हम लोग को पता भी नहीं चलना था। तो वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम हम लोग ने वो केस सॉल्व किया, क्रैक किया। और सारा निर्जुली लिंकअप से लेके पूरा मतलब जो लालुक में भी कुछ लोग था तो उन लोग का भी लिंकअप था, उससे लेके सारा गैंग को हम लोग ने पर्दाफाश किया। तो बाद में वो गैंग का मेंबर्स को जो असम में जितना घटना हुआ है एटीएम का रॉबरी केस में, तो असम पुलिस ने भी उन लोग को रिमांड में लेके वो लोग का केस में भी उन लोग ने डाला है। लेकिन उन लोग ने शुरुआत में उनको नहीं पकड़ पाया। हम लोग ने मतलब नाहरलगुन टीम ने उसको पकड़ा। तो उसके लिए काफ़ी बहुत चैलेंजिंग था। बहुत सारा CCTVs एनालिसिस किया, CDR किया। तो उसमें और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि कोई मोबाइल फ़ोन उन लोग ने यूज़ नहीं किया कम्युनिकेशन के लिए, और गाड़ी यूज़ किया। नाइट का टाइम में जितना CC कैमरा स्किप करने के लिए पूरा मेथड सब कुछ उन लोग का पास था, पूरा प्री प्लान। लेकिन एक गलती उन लोग ने किया कि जैसे 1000 जितना भी एक्सपर्ट हो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ता है जो बोलने लगा वो सच है। तो वो केस में क्या है कि एक गाड़ी है, वो गाड़ी को यूज़ किया और वो गाड़ी में अफरीदी लिखा हुआ था। मतलब वो अफरीदी लिखा वाला गाड़ी जो वो स्पॉट में हम लोग CC कैमरा में नहीं मिला। दूसरा जैसे वो बागे टिनाली में कुछ कैमरा था, तो नाहरलगुन में कुछ कैमरा था। तो पूरा कैमरा को स्कैन करने के बाद हम लोग को एक मतलब यूनिक वाला गाड़ी फीचर्स देखा जो कि अफरीदी लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर कोई भी अफरीदी लिख के गाड़ी यूज़ नहीं करता है। तो अफरीदी लिखा वाला तेग गाड़ी को हम लोग ने मतलब फीचर ट्रेस किया। तो उसी से हम लोग पूरा केस जो क्रैक हुआ। तो ये एक मतलब इंटरेस्टिंग वाला जो केस था एटीएम का। अगर कोई चोर देख रहे हैं तो आप लोग सुन लो, हमारा पुलिस फोर्स बहुत स्ट्रांग है, यू विल गेट कॉट। सर और ऐसा दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग और दूसरा कुछ केसेस है तो सर? दूसरा यहाँ रहते समय काफ़ी सारा केसेस हुआ सेंसिटिव। और जैसे ड्रग्स का आपको हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। एक समय में बंडरदेवा वाज जस्ट लाइक ए मतलब हेडक्वार्टर ऑफ ड्रग सप्लायर्स। तो बंडरदेवा से जितना
हमारा कैपिटल में, आलो में, दापो में मैक्सिमम पेडलर्स जो बंदरदेवा से सामान लेता था। तो हम लोग ने क्या किया, मतलब हम लोग जब SDPO नाहरलगुन था तो हम लोग ने टीम बना के बंदरदेवा का जो बूथ बाज़ार है, बूथ बाज़ार करके आसाम साइड में है, तो हम लोग चौथा पेडलर हो, एडिक्ट हो, जो भी मिलता है उसमें हम लोग सबको उठा के परेशान करना शुरू कर दिया। केसेस बनाएगा, फिर कुछ लोग को सोर्स में यूज़ करेगा, ऐसे करके एवरी नाउ एंड देन एवरी वीक हम लोग वो बूथ बाज़ार को, मतलब कुछ इनपुट नहीं मिलने से भी हम लोग वहाँ जाके रेड मारेगा, कुछ ना कुछ वहाँ एक्टिविटीज़ करेगा। तो उससे वहाँ का लोकेलिटीज़ लोग थोड़ा परेशान हो गया, और वहाँ जो पेडलर बैठा वाला तो पूरा परेशान हो गया। पूरा परेशान होके उन लोग ने वहाँ से इधर भाग गया या आधा जो वहाँ काम करना छोड़ दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग ड्रग्स में हम लोग, तो अभी का समय में आप देखिएगा बंदरदेवा से ज़रूर आता है, लेकिन उस समय का जैसा वहाँ पे वो हेडक्वार्टर वाला टैग हट गया। और उससे पहले हम लोग ये काम करने से पहले आप वहाँ बंदरदेवा का कोई पेट्रोल पंप में किसी लड़का को बेच दो, 100-200 रुपया, 500 बेच दो, तो वो ऐसे वहाँ करेगा तो कोई ना कोई पेडलर आपको अप्रोच करेगा। हाँ, आप क्या सामान लेने आए हैं क्या वो, तो इतना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लेवल हो गया था। लेकिन अभी आपको, मतलब हम प्राउडली ऐसे आपको बता दे रहे हैं कि अभी वो स्थिति नहीं है, बहुत इम्प्रूव स्थिति है। तो ये ड्रग्स का हम लोग ने ये एक कोशिश किया था। आई थिंक हमारा स्टेट का जो भी पुलिस फोर्सेस है अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, हमें इतना सुनाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है। एंड देन सोशल मीडिया का ज़माना है तो पीपल डोंट स्पीक अबाउट इट दैट मच, लेकिन आप आया और ये सब चीज़ कहानी सुनाया हमें। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील कि जो व्यूवर्स है उनको भी कुछ नया इनसाइट्स मिल के आई थिंक दे विल बी थ्रिल्ड टू हियर इट एज वेल। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और वही है कि कुछ लोग इसको मीडिया में देना नहीं चाहता है, और अंदर अंदर से काम करने में पसंद करता है। और हमारा काम तो काम करना है, काम से मतलब है हमें, मतलब स्टोरी सुनाना वो, मतलब वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है। तो इसलिए हम लोग काम करता है, और मेरा अभी जो प्रेजेंट टीम लोग भी बहुत सारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ को वो लोग मीडिया में लाता है, कुछ चीज़ को नहीं लाता है। तो नहीं तो प्लान नहीं रहेगा तब तक सिक्योर करना है नहीं तो स्टोरी नहीं बन पाएगा। सर एक बर्निंग इशू था हमारे स्टेट में वे बैक, एंड यू वर पोस्टेड एज SDPO ईटानगर। तब से मेरे को PRC इशू हुआ था, एंड देन वी लॉस्ट लाइफ्स आल्सो दैट टाइम। उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? यस, PRC इशू वाज दी वन ऑफ दी, मतलब वो जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, आई थिंक डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 3 लाइफ लॉस हुआ, प्रॉपर्टी बहुत सारा करोड़्स का प्रॉपर्टी लॉस हुआ। तो उस समय में हम नया SDPO ईटानगर पोस्टेड था, तो मैंने पूरा सारा चीज़ देखा हुआ है PRC का, बहुत सारा उसमें कहानी है और चीज़ है, और क्यों हुआ बोलने से उसमें भी बहुत सारा चीज़ आप डिबेटेबल है, कुछ इशूज़ डिबेट कर सकता है, कुछ चीज़ को बता भी नहीं सकता है, पब्लिक सेंटीमेंट इतना ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं मतलब बताना चाहूँगा, उसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर PRC में प्रॉब्लम्स बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होने में सबसे बड़ा रोल जो अगर किया है तो मिस इन्फॉर्मेशंस ने इग्नाइट किया बहुत सारा, मतलब हमारा यूथ लोग को, इंक्लूडिंग पुलिस फोर्स को भी, कि इंडिजिनियस जो फीलिंग्स है उसको इग्नाइट किया, मतलब तो नेगेटिवली इग्नाइट करके, तो वो एक मूवमेंट का तहत जो बहुत सारा हंगामा जो लाइफ लॉसेस हुआ वेयर इज उसमें जो हाई पावर कमिटी करे PRC देने का बाद जो चर्चा हो रहा था वो नामसाई और चांगलांग को मेजरली अफेक्ट कर रहा था। तो वहाँ का पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हुआ वो ईटानगर में हुआ, वो जहाँ मतलब कोई मेजरली उतना अफेक्ट नहीं हो सकता था, फिर भी बहुत सारा इसमें फैक्टर्स डिबेट कर सकता है। एक जस्ट आपको हम एक इंटरेस्टिंग दो उसमें किस्सा है जिसको आप हम व्यूअर के साथ में से जस्ट शेयर करना चाहेंगे, जिसको हम अभी तक किसी को भी शेयर नहीं, किसी सीनियर ऑफिसर्स को भी शेयर नहीं किया है। तो उसमें मैं SDPO होके ग्राउंड में काम कर रहा था, इवनिंग हो गया, असेंबली चल रहा था, इवनिंग हो गया, असेंबली में CM था, इसके साथ में पूरा मंत्री
MLA सब असेंबली में फंसा हुआ था क्योंकि पूरा रोड ब्लॉक है एकदम। जी। तो मैं ये आंसू ऑफिस और यहाँ एक स्कूल से, तो आंसू ऑफिस पहुँचने से पहले चाराली है, ऊपर में असेंबली है, असेंबली जाके फिर नीचे जाने से आबोतानी वाला रास्ता, वो जो उस समय में, अभी तो 4 लेन हो गया, अलग हो गया, उस समय में चाराली, वो चाराली में मैं खड़ा था मेरा PSO का साथ में और टीम का साथ में, और उधर इतना पथराव हो रहा था। फिर वहाँ से CM का कारकेड निकालना है असेंबली में, तो CM का जो CSLO होता है, जो SP रैंक का ऑफिसर होता है, वो हमको फ़ोन कर रहा है और मेरा OC फ़ोन कर रहा है, CM अभी निकलेगा, रूट कहाँ से लेगा, क्योंकि चारों तरफ रूट ब्लॉक है, पूरा रूट ब्लॉक है। रूट कोई मतलब, और कोई भी ग्राउंड में बैठने वाला किसी का हिम्मत नहीं है कि अभी CM करके निकालो, मतलब किसी का अलाउ करने का हिम्मत नहीं है। तो हमने देखा, हमने बताया कि ये आबोतानी वाला रोड थोड़ा सिक्योर है, इससे निकाल सकता है, तो निकाल सकता है। तो लेकिन ये आबोतानी, ये चाराली, इसमें पूरा बच्चा लड़का लोग जमा करके पथराव कर रहा है। तो हम जो OC को बोला है, अभी हम टॉर्च मार के ये इसको पथराव करने वाला को क्लियर करने जा रहा है, 5 मिनट का अंदर में बता दो कि CSLO साहब को CM का करके तो इधर से ही निकालना है, 5 मिनट का बाद निकलेगा, नहीं निकलेगा बाद में और प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो 5 मिनट का बाद निकालने का बोलने का साथ साथ हम जो बच्चा जहाँ से पत्थर आ रहा है, टॉर्च मार के हम वहाँ से फायरिंग वगैरह करके पूरा क्लियर करके जाते हम नीचे आबोतानी कॉलोनी का नीचे आ गया। तो CM का कारकेट भी आ गया, CM मेरा सामने से गुजरने का ये कर रहा था, मैं पीछे वापस जाने के लिए, वापस जहाँ मेरा पोजीशन था वापस जाने के लिए देखा, तो मेरा पीछे में मेरा कोई नहीं है, मेरा फोर्स भी नहीं है, जितना फोर्स था वो लोग भी ऊपर तरफ बैठ गया। कम से कम हम लोग 500-600 मीटर एक दूसरा का डिस्टेंस हो गया, हमको पता ही नहीं चला है कि हम रास्ता क्लियर करते करते कहाँ पहुँच गया। तो बाद में हमने क्या किया, जो CM का कारकेट का लास्ट जो तेल कार होता है, जो PCR रहता है, तो वापस आने से, क्योंकि बच्चा लोग उधर पत्थर लेके बैठा हुआ है, तो मेरा साथ कोई फोर्स नहीं है, हम अकेला हो गया, तो हम CM का वो तेल कार में चढ़ के CM का घर तक, बंगलो तक हम चला गया। तो स्वागत है आपका ईटानगर के न्यू लुक यूनिसेक्स स्पा एंड सैलून में। कांग्रेस भवन के सामने गंगा पेट्रोल पंप के पास हमारा स्पा सुविधा का प्रतीक है, जहां आपको पार्किंग की सुविधाएं मिल जाएंगी। Elevate your style with our avant-garde services. From trendy cuts to invigorating head massages और specialized hair treatments, ये है इनोवेशन और इंडल्जेंस का ब्लेंड। आजमाइए हमारे नए सैलून सर्विसेज को, ट्रेंडी हेयर कट से लेकर रिफ्रेशिंग हेड मसाजेस तक। यहाँ आपको मिलेंगे नए तरीके का सुख। Experience ultimate privacy in our exclusive facial rooms. स्वच्छ प्राइवेट फेशियल रूम्स में आप आनंद ले सकते हैं। हमारा माहौल डिस्क्रीट सर्विस आपको सुकून भरा अनुभव देने के लिए तैयार है। Immerse yourself in the future of relaxation with our spa treatments. Curated products or refreshing ambience redefine rejuvenation. Redefine your beauty routine in our upgraded manicure and pedicure zone. Comfortable seating और contemporary pampering. खुद को पैम्पर कीजिए हमारे नए manicure and pedicure zone में। Immerse yourself in luxury with our new look aroma or Swedish services. Our Nubian therapist craft and experience that transcends time. Rediscover beauty, redefine relaxation. Join us and let new look transform your well-being. तो बाद में फिर वहाँ उतरने के बाद OC को फोन करके और बाकी लोगों को फोर्स बैकअप बुला के वहाँ से हम लोग पैदल फिर असेंबली का उधर आए। पैदल? हाँ, पैदल। तो ये एक मतलब किस्सा जो हुआ है, क्योंकि मतलब काम करते करते एक स्टोरेज रह गया। दूसरा स्टोरेज ये था कि हम जब थाना में, उस समय में घर जाने का टाइम नहीं मिला, कम से कम 1 वीक जैसे तो थाना में हम लोग रहा हो।
तो मैं ऑफिस में पूरा कपड़ा खोल के खाना, कोई हमको बाहर से मतलब मेरा कांस्टेबल का फैमिली से खाना दिया था, तो हम अपना रूम को लॉक करके, ताना का रूम को लॉक करके उधर पूरा कपड़ा सपड़ा खोल के पूरा खाना खाने के लिए तैयारी कर रहा था पूरा। बाहर से रूम नॉक किया, कौन, हम नहीं खोल रहा था, 2-3 बार नॉक किया, फिर भी ज़बरदस्ती नौकर खोल के देखा, तारो चातुंग सर जी आए तो सर आप क्यों आया, अरे ऐसे कैसे आ गया बोला, तो नहीं हमको वो पहचानता था, गुमजा भाई बोलता था, गुमजा भाई ऐसे देखने आया है, कौन क्या कर रहा है देखने आया है। तो वो पूरा मेरा जूता उधर बिखरा हुआ, कपड़ा बिखरा हुआ, पूरा मतलब ऑफिस का हालत को पूरा कैप्चर किया उसने, फुटेज बनाया हुआ, हम किस तरह से खाना खा रहा था थाना में, कितना तकलीफ से बेहतर है, वो पूरा कवर किया। तो सर आप ये इसको फिल्म नहीं करने से ठीक है, नहीं हमको चिंता मत करो, हम टेलीकास्ट नहीं करेगा, लेकिन बाद में हम डॉक्यूमेंट्री कभी दिन PRC का बनाएगा, तो उस समय में वो यंग जनरेशन को बताएगा उस समय पुलिस किस तरीक़ा से काम करता है, कितना तकलीफ से उस समय झेला था, वो हम दिखाएगा, ऐसे बोला। तो हम तब तो सर तब तो ठीक है, तो मतलब कोई मेकिंग नहीं है, तो आप आके देख ही रहे तो होगा बोल के गो अहेड करने। तो हमको हैंडशेक करके बाद में चला गया। तो उसके बाद हम सर को वो फुटेज को दोबारा देखेगा बोल के कोशिश किया, सर गुजर गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला, सर का डॉक्यूमेंट्री भी आया नहीं है, सर भी गुजर गया। हमको भी आइडिया नहीं है कि ये फुटेज अभी है कि नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मतलब आपके लिए, और जितना भी अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनके पास था होगा तो इट विल बी ऑफ हाईली इम्पोर्टेंस बाद में जाके, हम लोग कुछ भी इशू को रिफ़र करने के लिए हम लोग को बहुत काम आने वाला है वो, आई थिंक गवर्नमेंट को, स्पेशली पुलिस फोर्सेस को, आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट। सो जिसके पास भी फुटेज है जिसके पास भी वो सब डॉक्यूमेंटेशन है, प्लीज़ सबमिट कर दीजिए सर को, सर आई थिंक सर विल मेक यूज़ ऑफ इट। सो सर, जैसे कि हमने इतना सीरियस अभी डिस्कशन बहुत सारा और थोड़ा सा फन भी किया, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, और थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, कि सिंस यू आर हैंडसम and you are in a uniform also, highly coveted post, आपको क्या कभी ऐसे लेडीज़ का अटेंशन कभी ज़्यादा कभी मिला सर? हाँ, एक्चुअली हम मैरिड है, मेरा 3 बच्चा है, 3 बेटा है, लेकिन यस यूनिफॉर्म सर्विस में ग्लैमर दिखता है, तो ऑब्वियसली लड़कियां पूछता है, ऑनेस्टली हम बता देगा, पूछता है, कभी मतलब फ्लर्ट करता है, तो वो चलता रहता है, लाइफ है, तो वो चैप्टर भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे तो नहीं है। हाँ, पूछताछ तो ज़रूर करता है, लेकिन वही है कि हम शादीशुदा है। आई थिंक सब लड़की जो भी सर को पर क्रश है उनको क्लियर हो गया कि सर इज़ वेरी हैप्पीली मैरिड, सो दूर रहिए सर से। और सर वी ऑल्सो गॉट टू नो कि आपने 2 बार गोल्ड मेडल जीता एट ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2020 और 2023 को। सर उसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि कैसा आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ बैडमिंटन में, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें? बैडमिंटन का मेरा इंटरेस्ट जो 2012 से शुरू हुआ, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं बैडमिंटन नहीं खेलता था, उस समय में फुटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था और क्रिकेट खेलता था, जो बाकी गेम सब खेला हुआ है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलता था, क्योंकि बैडमिंटन का रैकेट जो एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो इसीलिए। तो जब हम CDPO बन गया तो दापरी में क्लब में ज्वाइन किया, क्योंकि उस समय फिर आउटडोर गेम खेलना थोड़ा तकलीफ हो गया था, तो इंडोर गेम चूज़ किया, तो बैडमिंटन रैकेट लेके मैंने स्टार्ट किया। तो खेलते खेलते बैडमिंटन का इतना मेरा मतलब एक वो पैशन हो गया कि
एवरी इवनिंग को 6 to 8 से 6 बज जाने से कोई भी मीटिंग हो या कोई भी मतलब इवन डिनर 7-8 बजे कोई डिनर इनवाइट करने से हम कभी नहीं जाता है। तो बाद में फैमिली वाला भी हमको गिव अप कर दिया, ये इसको इवनिंग को कोई डिनर नहीं बुलाना है क्योंकि वो बैडमिंटन खेल के ही आएगा। हाँ, बैडमिंटन खेलने का बाद वो आने से भी 10 बजे का बाद ही आएगा, 11 बजे आएगा। तो सबका माइंड सेट में, दोस्त लोग का माइंड सेट में भी बैठ गया, क्योंकि हम कभी इवनिंग को बिना बैडमिंटन का कभी दूसरा एक्टिविटीज़ करता ही नहीं था। और दिन भर या SDPO ईटानगर नाहरलगुन राहदूती करके भी हम बैग को अपना जो गाड़ी में पीछे में हमेशा सुबह निकालने से बैडमिंटन किट्स कुछ ले जाओ नहीं जाओ वो मैटर नहीं करता, बैडमिंटन किट्स तो रहेगा ही। सर, डू यू स्टिल प्ले? यस। तो एनी अपकमिंग आपका इवेंट ऐसा कुछ होने जा रहा है? अभी फिलहाल अभी SP होने का बाद ये बार स्किप किया है ऑल इंडिया बैडमिंटन, क्योंकि इलेक्शन था जी, तो इलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, तो वो उसी का चलते। तो आने वाला समय में जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा तो काफ़ी, अभी हम 35+ वेटरन में खेलता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी पुलिस गेम होने से उसमें रिप्रेजेंट करता है। तो सर, आपको देख के तो बहुत लोग इंस्पायर होगा। आई मीन द स्ट्रगल जर्नी आपका जो था उससे लेके अभी तक, एंड ऑल्सो वो सब तो है ही, बट यू हैव एज अ पर्सन ऑल्सो आई फील दैट कि यू आर वेरी हम्बल एंड सो पोलाइट ऑल्सो, साथ में यू आर गुड इन बैडमिंटन। आई मीन सर, आपका तो एवरीथिंग इज़ लाइक एडेड बोनस है आपका में। सर, एनी मैसेज आप देना चाहेंगे, एडवाइस टू द यंग एस्पायरिंग ऑफिसर्स, पुलिस, जो भी एस्पिरेंट्स है उनको लेके? यूथ को मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, नंबर 1। नंबर 2, लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होगा, ये आपको जानना है। हमेशा लाइफ में पॉजिटिव होगा बोल के नहीं है, या नेगेटिव होगा बोल के नहीं है, हर जगह में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो आपका काम है कि पॉजिटिव चीज़ को लेके चलना और नेगेटिव चीज़ को कम ध्यान देना। हर मुद्दा में, इवन आपका APCS PSCO में बोलो या कोई भी इशू में बोलो, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है, अच्छा चीज़ रहता है। तो आपको वो अच्छा को हमेशा ध्यान देके ले चलना है, और अपना जो तैयारी है, अपना आपका जो प्रिपरेशन है, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाहर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्या है, तो वो सबको जितना हो सकेगा नेगेटिव जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके उसको अपना माइंड से हटा देना है। आपको बस मेहनत करना है, अच्छा के लिए सोचना है, और लाइफ में आप ज़रूर सक्सेस होगा। मैंने भी एग्ज़ाम फेल हुआ और कुछ एग्ज़ाम पास किया, लाइफ में कुछ चीज़ें गलती की, कुछ चीज़ें अच्छा किया, और बहुत सारा इश्यूज़ में नेगेटिवली बाहर का पड़ोसी लोग ने गलत इम्पैक्ट दिया, या कोई बाहर का दोस्त लोग ने भी गलत एडवाइस दिया, या घटनाक्रम भी ऐसे हुआ है कि बहुत गलत हुआ, लेकिन वो गलत चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया और कभी वो तवज्जो नहीं दिया, और पॉजिटिव चीज़ को ध्यान देके जो पढ़ाई लिखाई का, जो अपना आप को बिल्ड करने का, जो कैरेक्टर को बिल्ड करने का, जो अपना सिलेबस को कवर करने का, जो एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करने का, तो वो चीज़ मैंने किया, तो आज आप रिजल्ट देख सकता है। तो आप जब मेरा जैसे लोग कर सकता है, तो आप लोग तो बहुत ही प्रिविलेज है। और आज का समय में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आज का समय ही है, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कभी था ही नहीं है, और मेरा ख्याल से फ्यूचर में भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग अच्छा पेज में है, तो अच्छा एग्ज़ाम देना है, अच्छा मेहनत करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे जाना है, और लाइफ में आप सक्सेस ही होगा और अच्छा होगा। सर, हमारा छोटा सा फैमिली, टाइसन टॉक शो का फैमिली का तरफ से आपके लिए एक टोकन ऑफ लव, छोटा सा टोकन ऑफ लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप आए, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई फील कि आपका स्टोरी को सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुआ है और आगे भी होते रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। So that was the end of our today's episode. We will see you next time.